इस सम्मानित मंच पर मौजूद इस समिति के अध्यक्ष भाई दिनेश पासवान जी, मौजूद यहाँ के ग्रामीण अध्यक्ष शैलेंद्र पासवान जी, मौजूद यहाँ के पूर्व अध्यक्ष दिवाकर पासवान जी, मौजूद यहाँ के पूर्व सचिव देवेंद्र पासवान जी, चंदन कुमार जी मौजूद यहाँ पर, संतोष पासवान जी मौजूद यहाँ पर, रामप्रवीण पासवान जी मौजूद यहाँ पर, मनोज भारती जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, पूर्व विधायक आदरणीय ओम प्रकाश पासवान जी मौजूद यहाँ पर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी मौजूद यहाँ पर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे प्रदेश के प्रधान महासचिव संजय पासवान जी मौजूद यहाँ पर, हमारे राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा जी मौजूद है सम्मानित मंच पर, लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेतागण मौजूद यहाँ पर, तमाम हमारे प्रदेश के पदाधिकारी साथी मौजूद यहाँ पर, हमारे तमाम वरिष्ठ अतिथि, मेरे प्रेस मीडिया के पत्रकार साथी, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, सबसे पहले आज सबसे पहले अपने संबोधन के शुरुआत में एक तरफ मैं बाबा चौहान के चरणों में नमन करता हूं, तो वही इस समिति के संस्थापक अध्यक्ष प्यारेलाल पासवान जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। साथियों, आज जब आप लोग के बीच मौजूद हूं, मेरे पिता के जाने के बाद यकीनन उनकी कमी खलती है, संभवतः उनकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता, पर आज जब यहाँ आप लोग के बीच मौजूद हूँ तो आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं वापस अपने परिवार के बीच हूँ, अपने पिता के बीच हूँ, अपने भाइयों इस जगह से मेरे पिता का जो लगाव था और उनके माध्यम से जो मेरा लगाव था, उस वक्त बच्चा था, बहुत सी बातें समझता नहीं था, और पापा हमेशा मुझे अपने साथ लाते थे, बताते थे बाबा चौहान के बारे में, मुझे, मेरे परिवार में मेरे तमाम भाई बहनों को उन्होंने सिखाया, बताया, हमारे संस्कारों में हमें समझाया कि जिस तरीके से बाबा वीर चौहान जी ने बिना कभी अपने सिद्धांतों से कोई समझौता किए पूरी निडरता के साथ अपने संघर्ष पर वो लगे रहे, अपने सिद्धांतों के लिए वो लड़ते रहे, अपने अधिकारों के लिए वो लड़ते रहे। यही सीख पापा मुझे देकर गए। उन्होंने मुझे सिखाया कि संभवतः जीवन में कठिनाइयां आएंगी, बहुत विपरीत परिस्थिति आएंगी, कई बार ऐसा मौका आएगा, ऐसा समय आएगा जब तुमको लगेगा कि समझौता करना ज्यादा आसान है बनिस्बत संघर्ष करने के, और उस वक्त समझौता करोगे जिंदगी भले आसान हो जाएगी, पर कभी खुद से कोई नजर नहीं मिला पाओगे। आज ये उन्हीं की जुड़ी हुई सीख है कि उन्हीं के सिखाए हुए संघर्ष के रास्ते पर उनके आशीर्वाद की वजह से मैं आगे बढ़ पाया। मेरे लिए आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं कि मेरे लिए अगर समझौता करना होता तो रास्ता मेरा बहुत आसान होता। अगर मुझे सिर्फ सत्ता का लालच होता, सिर्फ मंत्री बनने का शौक होता, सिर्फ सत्ता का सुख भोगना होता, तो मेरे लिए रास्ता बहुत आसान था। मैं अपने पिताजी की दी हुई तमाम सीखों को भूल जाता और जाकर नतमस्तक हो जाता मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इनके शासन प्रशासन के साथ, और अगर मैं नतमस्तक हो जाता तो संभवतः भैया आज मैं केंद्र सरकार में मंत्री होता, बिहार में मेरे कई मंत्री होते, पर हकीकत है
अगर मैं ये समझौता कर देता पर हकीकत है कि अगर मैं ये समझौता कर लेता तो उम्र भर मैं कभी भी अपने पिताजी की तस्वीर पर माला नहीं चढ़ा पाता, उनसे नजर नहीं मिला पाता, आप लोगों से कभी नजर नहीं मिला पाता, आप लोगों के बीच नहीं आ पाता, आप लोगों से मैं मुंह छुपाता फिरता कि जिस मुख्यमंत्री ने हम लोगों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आज उन्हीं के सामने जाकर मैं नतमस्तक हो जाऊं। क्यों? क्योंकि मुझे मंत्री बनना है। जिन्होंने हमारे भाई बहनों को मौत के घाट पर उतार दिया। भाई भूल सकते हैं हम लोग बिहार के अनेकों जिलों में संभवतः आपके घर परिवार परिचितों में भी हुआ होगा, छोटी छोटी बच्चियां हमारे परिवारों की, उनके साथ बलात्कार करके उनके शव को मार कर काट कर पानी में बहा दिया जाता है। हमारे भाइयों का गला रेत कर हत्या कर दी जाती है, दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। जिस तरीके से दलित उत्पीड़न हम लोग के भाई बहनों परिवार के ऊपर उत्पीड़न पिछले सालों में बढ़ा है, पिछले दशकों में बढ़ा है, मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए बढ़ा है। टारगेट कर हम लोग को मौत के घाट उतारा जाता है, बंधा से मारा जाता है। आगे बढ़ने से जब मेरे भाई शिक्षा हासिल करना चाहते हैं तो शिक्षा की व्यवस्था है, जब रोजगार हासिल करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री बोलते हैं कि बिहार में रोजगार नहीं लग सकता, और उसका नतीजा हम लोग पलायन करने के लिए मजबूर, दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। भाई कौन जाना चाहता है अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची को छोड़कर दूसरे प्रदेश? कोई जाना चाहता है क्या? पर मजबूर है हम लोग। और दुख तो तब होता है जब हम दूसरे प्रदेश में जाते हैं, वहां के प्रदेश वाले हम लोगों पे लाठियां चलाते हैं, डंडे बरसाते हैं, एक बिहारी बोलकर गाली देते हैं हम लोग, और हमारे मुख्यमंत्री खामोशी से देखते रहते हैं। एक शब्द हम लोग के सम्मान में, हम लोगों के स्वाभिमान के लिए एक शब्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बोलते, और ये चाहते हैं कि मैं इनसे समझौता कर लूं, ये चाहते हैं कि मैं भूल जाऊं हमारे परिवार में कितनी हत्याएं हैं, ये चाहते हैं कि मैं भूल जाऊं कि आज भी हमारे घर परिवार के लड़के किन परिस्थितियों में, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, बेंगलोर हो, मुंबई हो, नोएडा हो, गुरुग्राम हो, किन परिस्थितियों में वहां पर जी रहे हैं। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? बंबई से कभी कोई लड़का आया बिहार रोजगार के लिए? तो क्यों सिर्फ हम बिहारियों को दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है? यहाँ पर माताएं मौजूद है, बुजुर्ग मौजूद है, इनको मैं देखता हूँ दिल्ली में एम्स के सामने लाइन लगाकर खड़े रहेंगे दिनों दिन तक। क्यों? डॉक्टर से मिलने। भाई ये सुविधा हमें हमारे प्रदेश में क्यों नहीं मिलती? भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो क्यों कहीं दिल्ली बंबई जैसे चमचमाते शहर बन गए, और एक हमारा बिहार प्रदेश जो आजादी के 75 साल के बाद भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है? तो जिम्मेदार कौन है? आज चिराग पासवान का कसूर क्या बताया मुझे? मैं दोहराना नहीं चाहता, पर आप सब जानते हैं कि मैं किन परिस्थितियों से गुजरा। मेरे पिता के निधन के बाद मानो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट टूट कर गिरे ही जा रहा, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे पिता का आशीर्वाद मेरे साथ है, न डरने वाला हूं, न झुकने वाला। लेकिन आज चिराग पासवान के ऊपर इतनी बर्बरता क्यों? क्यों टारगेट करके भैया चिराग पासवान को खत्म करो, चिराग पासवान को खत्म करो, इसको खत्म करो? क्यों भाई? क्या कसूर है मेरा? मेरी गलती से इतनी है ना कि मैं बिहार में बेहतर शिक्षा चाहता हूँ, बिहार में ही हमारे युवा साथियों को रोजगार मिले ये व्यवस्था चाहता हूँ, बिहार में ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं चाहता हूँ, हर प्रखंड, हर पंचायत, हर गांव मेरा सुख सुविधाओं से लैस हो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता हूँ। यही का IT जॉब, MNCs खुले, एजुकेशनल हब बने मेरा प्रदेश, ये चाहता हूँ।
पर क्योंकि मैं ये चाहता हूं, इसीलिए चिराग पासवान को तोड़ो, चिराग पासवान को खत्म करो। बिहार में विकास की बात करता है, बिहार को बढ़ाने की बात करता है, बिहार को बिहारी फौज की बात करता है, तो चिराग पासवान को खत्म करो। तो कैसे करेंगे भैया? चिराग पासवान कोई आय से ज्यादा संपत्ति तो रखा नहीं है, कैसे फंसाइएगा? तो फंसाने के लिए पहले चिराग पासवान के परिवार को दो, हमको हमारे ही परिवार से अलग कर, हमको हमारी ही पार्टी से निकालकर बाहर बैठ दिया, और तो और हमको हमारे ही घर से हमारा पूरा सामान उठाकर सड़क पर फेंक दिया। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान अपने हक की बात करता है। भैया चिराग पासवान से आप, चिराग पासवान से आप संभवतः एक चाचा का हाथ सर से खींच सकते हैं, मेरे परिवार के एक चाचा, मेरे भाई, पर जब एक हाथ सर से उठा, मेरे एक भाई का हाथ मेरे हाथ से गया, तो यहाँ पर देखिए हजारों भाई ईंट पत्थर के मकान से मुझे निकाल देंगे ना, हाँ ईंट पत्थर के बने मकान से मुझे निकाल देंगे ना, पर आप लोगों के दिल से मुझे निकाल सकते हैं। जब ये लोग मुझे प्रताड़ित करते हैं ना, तंग करते हैं ना, ये ऐसा करेंगे तो मायूस हो जाएगा, टूट जाएगा, लड़ना छोड़ देगा, ये लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान भी शेर का बेटा है। ना टूटूंगा ना झुकूंगा, और इनसे हार तो कभी नहीं मानूंगा। मैं लक्ष्य के साथ निकला, मैं एक लक्ष्य के साथ निकला हूं, बिहार को विकसित बनाने के लक्ष्य के साथ। मेरे पिता ने अपने अंतिम दिनों में, अपनी अंतिम सांसों में बिहार को बिहारी फौज का विजन वो एक संकल्प के तौर पर मुझे देकर गए थे। उनकी इच्छा थी, अंतिम इच्छा थी, वो चाहते थे कि मैं इस संकल्प को धरातल पर उतार कर बिहार को एक विकसित राज्य बनाऊं, बिहार को भारत के उन प्रदेशों में बराबरी की श्रेणी पर लाकर खड़ा करूं जहां पर दूसरे प्रदेश बोलते हैं कि हम बिहार से बेहतर हैं। मैं चाहता हूं कि बिहार सबसे बेहतर हो, देश का नंबर 1 राज्य बने, और उसी संकल्प को पूरा करने बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर के। भाई डरने की जरूरत है क्या मुझे? आप लोग हैं ना चाची, आप लोग हैं ना, आप ही का बेटा है, अपने बेटे को संभालना है आपको चाची, संभालिएगा ना, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। आप लोग मेरी ताकत है, इसीलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस लड़ाई में मेरे कई अपनों ने ही मेरा साथ छोड़ा, मेरे अपने ही इस लड़ाई में मेरे सामने आकर खड़े हो गए। मुझे उससे भी कोई चिंता नहीं, उस बात से भी मैं परेशान नहीं हूं। बस दुख मुझे इस बात का होता है कि मेरे नेता ने, मेरे पिता ने, आदरणीय रामविलास पासवान जी पूरी जिंदगी, पूरे उम्र जिनको आगे बढ़ाने के लिए लगाई, जिनको हाथ पकड़कर वो लेकर आया, आज उन्हीं के जाने के बाद उन्हीं लोगों ने जिस तरीके से मेरे नेता, मेरे पिता की पीठ पर खंजर घोंपने का काम किया, आज उन्हीं का नाम लेकर उन्हीं के घर को तोड़वाने का काम किया, उन्हीं का नाम लेकर उनकी पार्टी को समाप्त करने का काम किया, उन्हीं का नाम लेकर उनकी बीवी बच्चे को घर से निकालने का काम किया। बस दुख इस बात का होता है, पर वही ये ताकत पिताजी ही देते हैं तमाम इन संघर्षों से लड़ने की और लड़ते हुए आगे बढ़ने की। और आज जब आप लोग के बीच मौजूद हूँ, आज अपने घर पर हूँ, परिवार वालों के बीच हूँ, आप लोगों को मुझे आप लोगों को मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जब मैं अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था, पिताजी का निधन, उसके ठीक बाद परिवार के सदस्यों ने जैसे धोखा दिया, उस वक्त अगर कोई मजबूती से खड़ा था
तो वो आप सब थे और आप लोगों की वजह से। बस साथियों, अंत में ये वादा आप लोगों से करूंगा कि मैं एक लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हूं और पूरी मजबूती से लड़ने को तैयार हूं, बिना विचलित हुए, बिना घबराए। पर उस लड़ाई में अकेला चिराग पासवान कुछ नहीं कर सकता, उसमें आप सबको चिराग पासवान बनेंगे। आप लोग बनेंगे चिराग पासवान? कौन कौन बनेगा? हाथ उठाएगा। सब बनेंगे चिराग पासवान। आप लोग बनेंगे चिराग पासवान? आप सब बनेंगे चिराग पासवान? आप बनेंगे चिराग पासवान? आप सबका साथ चाहिए, आप सबका साथ चाहिए। अपने पिताजी की लड़ाई लड़ना, उनके सम्मान की लड़ाई। ये वही मुख्यमंत्री है जिनकी गोद में मेरे चाचा, मेरे भाई सब लोग जाकर बैठे। जिस मुख्यमंत्री ने मेरे पिताजी को जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे पिता के निधन के बाद यही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 1.5 साल में आज तक मेरे पिता के नाम पर कोई सड़क, कोई प्रतिमा तो क्या, एक छोटा सा कार्यक्रम भी आयोजित करना जरूरी है, समझा? यही मुख्यमंत्री। और इन्हीं की गोद में मेरे परिवार के लोग जाकर बैठे। शरणम गच्छामि क्यों? क्योंकि उनको मंत्री बने रहे। सिर्फ मंत्री बनने की लालच में। भाई, मेरी रगों में तो एक ऐसे नेता का खून है जिनके लिए कभी मंत्री पद मायने नहीं रखा। 2002 में जब उनको लगा कि मेरे नेता को लगा कि उनके नेता को, और उन्होंने मंत्री पद को लात मारने का काम किया, और वहीं उनके भाई मंत्री बने रहने की लालच में हम लोगों के साथ धोखा कर रहे, हमारे साथ धोखा कर रहे, मेरे पिता के साथ धोखा करने का काम। साथियों, आज जब यहाँ आप लोगों के बीच मौजूद हूँ, एक दो बातें और साझा करूंगा कि इस लड़ाई में जब मैंने जिक्र किया कि हमारे नेता के सम्मान की लड़ाई में लड़ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ और ये मेरा लक्ष्य है। हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले औपचारिक तौर पर यह प्रस्ताव पार्टी की तरफ से पारित किया। केंद्र सरकार, राज्य सरकार को भी इसकी जानकारी दी और मैं आप सबकी भी सहमति इसमें चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी, जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, हमारे प्रदेश के लिए दिन रात एक किया, 50 साल से ज्यादा का अपना जीवन समर्पित पासवान जी को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देना चाहिए। आप सब लोग सहमत हैं? देखो, दोनों हाथ मिलाकर सहमत, दोनों हाथ मिलाकर। दूसरी चीज मैं चाहता हूं कि हमारे नेता का एक तैलचित्र, एक आलमकद प्रतिमा हमारे नेता की भारत की संसद और बिहार की विधानसभा में, क्योंकि बिहार की विधानसभा में 9 बार लोकसभा के सांसद रहे, 1 बार राज्यसभा के सांसद रहे, 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है। तो मैं चाहता हूं कि उनकी एक आदमकद प्रतिमा भारत की संसद और बिहार की विधानसभा में। सहमत है? दोनों हाथ उठाकर। तीसरी बात मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जीवन भर समर्पण, बिना कोई समझौता नहीं, ऐसे प्रेरणा स्रोत की प्रतिमा बिहार के हर एक जिले, हर एक प्रखंड, हर एक गांव में होनी चाहिए। ये फैसला हम लोगों ने लिया है कि हर गांव में उनकी प्रतिमा होगी। सहमत है आप लोग? दोनों हाथ उठाकर। और हमारे नेता, उनकी कार्यभूमि, कार्य क्षेत्र उनका हाजीपुर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि रेलवे मिनिस्टर के तौर पर भी उन्होंने कई कार्य किए, तो हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम हमारे नेता पद्म भूषण आदरणीय रामविलास पासवान जी के नाम पर होना चाहिए। सहमत है? साथियों, मैं तमाम कार्यों पर मजबूती से लगा और साथ ही में मेरे नेता का सपना बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। यकीनन रास्ते में कठिनाइयां आएंगी।